गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता आज के क्लास में फर्स्ट पेपर राजनीति शास्त्र की अवधारणा में संसदीय शासन व्यवस्था की चर्चा करेंगे। शासन के दो रूप होते हैं। दुनिया में जितने भी देश हैं और उनमें जो भी शासन होता है वह दो ही रूपों में हो सकता है, या तो वह अध्यक्षात्मक शासन हो या संसदीय शासन हो। इसके अलावा दुनिया में किसी दूसरे प्रकार की कोई शासन का रूप होता ही नहीं। हम लोग को पढ़ना है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कैबिनेट शासन, सभात्मक शासन और उत्तरदायी शासन। कैबिनेट शासन कहने का तात्पर्य यह होता है कि इसमें शासन की जो संपूर्ण शक्ति होती है व्यक्ति सदस्यों के एक समूह या एक समिति में होती है, इसीलिए इसे कैबिनेट शासन भी कहा जाता है। सभात्मक शासन कहने का तात्पर्य होता है कि इसके जो सदस्य होते हैं वह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों के सदस्य होते हैं। इसे उत्तरदायी शासन कहा जाता है। उत्तरदायी शासन कहने का तात्पर्य होता है कि जो कार्यपालिका होती है वह अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यह उत्तरदायित्व न केवल नाम मात्र का होता है, बल्कि व्यवस्थापिका के विश्वास पे आधारित होता है। यदि व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो कार्यपालिका को अपना पद छोड़ना पड़ता है, कार्यपालिका का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इस तरीके से माना जाता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति एक उत्तरदायी शासन, और कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वह व्यवस्थापिका के विश्वास पर निर्भर करता है। संसदीय शासन व्यवस्था के इन तीन नामों के बाद इसके महत्व को बताते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि संसदात्मक व्यवस्था में शासन के सामयिक मूल्यांकन के साथ साथ प्रतिदिन के मूल्यांकन का भी अवसर प्रदान करती है। जो संसदीय शासन व्यवस्था होता है उसमें शासन का मूल्यांकन तो होता ही होता है, वो दिन प्रतिदिन का भी उसमें मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। जिस भी शासन व्यवस्था में उसका मूल्यांकन बार बार होता है तो उसमें सुधार की संभावना बनती है और त्रुटियां कम से कम होती है। इसलिए जो संसदीय शासन व्यवस्था है वह सुधारात्मक होगा और उसमें गलतियों की संभावना कम होगा। ऐसी बात बी.आर. अम्बेडकर ने अपने स्टेटमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास किया। जो दूसरे विचारक हैं उसमें गार्नर ने भी संसदीय शासन व्यवस्था की महत्व को बताते हुए कहा कि संसदीय शासन वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल विधानमंडल के प्रति प्रत्यक्ष तथा कानूनी रूप से और निर्वाचकों के प्रति अंतिम रूप से अपनी राजनीतिक नीतियों और कार्यों के लिए उत्तरदायी रहती है, जबकि राज्य का प्रमुख नाम मात्र का कार्यपालिका होता है और अनुत्तरदायी की स्थिति में रहती है। गार्नर ने अपनी परिभाषा में यह बताने का प्रयास किया कि संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका होता है। एक वास्तविक कार्यपालिका होता है जिसे मंत्रिमंडल कहा जाता है, और दूसरा अवास्तविक कार्यपालिका होता है। तो जो वास्तविक कार्यपालिका होता है अपने शासन के लिए व्यवस्थापिका के प्रति और अंतिम रूप से अपने प्रत्येक कार्य के लिए निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि जो नाम मात्र का कार्यपालिका है वह अनुत्तरदायी की स्थिति में रहता है। उत्तरदायी वास्तविक कार्यपालिका के पास होता है, अनुत्तरदायी मतलब जिसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है वह नाम मात्र का कार्यपालिका होता है। इन सब बातों को हम इसके प्रश्न का उत्तर लिखते समय भूमिका में लिखेंगे, ठीक है। दो स्टेटमेंट ऊपर के आगे की बात की संसदीय शासन के दो स्वरूप होते हैं, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक। उसके बाद उसके निम्न नामों से जो बताया गया वह उनको लिखने के बाद स्टेटमेंट लिखिएगा। अब हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं को एक एक करके चर्चा करेंगे।
इस स्टेटमेंट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको भूमिका लिखते समय या आपकी संसदीय शासन व्यवस्था में कुल जो है 14-15 विशेषताओं की चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ बोर्ड पे जिस जगह का अभाव है इसलिए अभी हमने साथ ही इसकी विशेषताओं को लिखा है। तो आप जो है इन 700 विशेषताओं को मैं हट जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो पहली विशेषता इसकी है वह है व्यवस्थापिका संसद बन जाती है। संसदीय शासन व्यवस्था में संसद पहले से नहीं होती, पहले से क्या होता, व्यवस्थापिका होता है। और यह व्यवस्थापिका जब मंत्रिमंडल के सदस्य और व्यवस्थापिका के सदस्य एक साथ मिल जाते हैं तो वह एक नई संस्था बनती है जिसको कहा जाता है वह संसद। ठीक है, तो संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका किस रूप में परिवर्तित हो जाती है, संसद बन जाती है। और संसद बनने के लिए क्या जरूरी है कि वह व्यवस्थापिका संसद का सदस्य, मंत्रिमंडल का सदस्य, व्यवस्थापिका का सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य आपस में जब मिलते हैं यही जो क्या बन जाता है, संसद बन जाता है। और यह जो संसद होती है वह व्यवस्थापिका से की तुलना में ज़्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि यह संसद व्यवस्थापिका को भी नियंत्रित करती है और कार्यपालिका को भी नियंत्रित करती है। संसद का व्यवस्थापिका से एक स्वतंत्र अस्तित्व देखने को मिलता है और यही संसद व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सामंजस्य भी बनाती है और यही संसद व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को नियंत्रित भी करती है। ठीक है, इसके बाद से जो दूसरी विशेषता है वह है कार्यपालिका दो भागों में विभक्त रहती है। संसदीय शासन व्यवस्था में जो भी कार्यपालिका होती है उसमें दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र का कार्यपालिका होता है और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका होता है। जो नाम मात्र का कार्यपालिका होता है उसे राज्य का अध्यक्ष कहते हैं और जो वास्तविक कार्यपालिका होता है उसे सरकार का अध्यक्ष कहते हैं। जो नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं या जो राज्य का अध्यक्ष, जो नाम मात्र के सरकार होते हैं या जो राज्य का अध्यक्ष होते हैं वे निर्वाचन के माध्यम से भी और वंशानुगत के आधार पे भी उनका चयन होता है। उनका कार्यकाल आजीवन भी होता है और निश्चित भी होता है। जैसे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो नाम मात्र का जो शासन, नाम मात्र का जो सरकार है वह कौन है, राष्ट्रपति। राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति को कहा गया। तो हमारे यहाँ जो भारत का राष्ट्रपति होते हैं ये वंशानुगत नहीं होते बल्कि ये निर्वाचित होते हैं, एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचन होता है। वहीं हम जब ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन का जो सम्राट है, ब्रिटेन का जो महारानी है, ये वंशानुगत के आधार पर होते हैं, उनका कार्यकाल आजीवन होता है। जो वास्तविक कार्यपालिका होता है या जो सरकार का अध्यक्ष होता है वह अंततः निर्वाचन के माध्यम से ही आता है, उनका निर्वाचन होता है। और शासन की वास्तविक, जो शासन का वास्तविक प्रयोग होता है वह यही सरकार का जो अध्यक्ष होता है यही उसका जो है प्रयोग करता है। शासन की संपूर्ण शक्ति नाम मात्र के अध्यक्ष में रहता है लेकिन उसका प्रयोग शासन का जो वास्तविक अध्यक्ष है वही करता था। मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री जो है संसदीय शासन व्यवस्था में संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग यही करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं या मंत्रिमंडल करता है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी विशेषता है वह है राज्य के अध्यक्ष द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति। क्योंकि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, इसमें यह है कि जो राज्य का अध्यक्ष है वह सरकार के अध्यक्ष, अर्थात राज्य का अध्यक्ष कौन, राष्ट्रपति, और सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। वास्तव में संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत यह अधिकार संवैधानिक के तहत राष्ट्रपति को तो दिया गया, लेकिन वास्तविकता यह है चूंकि दलीय प्रणाली संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है
तो जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपने स्वतंत्र विवेक का प्रयोग नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जो दल बहुमत में होते हैं वही दल सरकार बनाते हैं और उन्हीं दल को सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति को आमंत्रित भी करना होता है। दो सिचुएशन ऐसा है जहां यदि हम भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था की देखें तो दो स्थिति ऐसी है जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में स्वतंत्र विवेक का प्रयोग करता है। जैसे नया चुनाव हो और किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिला हो, ऐसी स्थिति में सरकार बनाने के लिए जो राष्ट्रपति होता है वो अपने विवेक से किसी भी राजनीतिक दल को आमंत्रित करता है और उसे विश्वास प्रस्ताव साबित करने का कुछ समय का मौका देता है। दूसरी कंडीशन यह है कि जब संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से गिर जाती है और नए चुनाव तक किसी को प्रधानमंत्री बनाना होता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से का प्रयोग करके प्रधानमंत्री का चयन करता है। ये दो कंडीशन है जहां जब होगा तभी राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करके प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, नहीं तो बाकी समय में जो नियुक्तियां हैं वह जो है राष्ट्रपति के द्वारा कहीं न कहीं अनिवार्य रूप से उसी व्यक्ति को करना पड़ता है जो राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त किए। यह व्यवस्था कि नाम मात्र के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री का चयन भारत में भी है, इंग्लैंड में भी है, जापान में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है और कनाडा में भी है। 5 ऐसे देश हैं जहां इस तरीके की व्यवस्था है। नाम मात्र का जो कार्यपालिका है वह वास्तविक कार्यपालिका का नियुक्ति करता है। तीसरी विशेषता के बाद हम लोग चौथी विशेषता की चर्चा करेंगे जिसमें कहा है सरकार का अध्यक्ष मंत्रिमंडल की रचना करता है। सरकार का अध्यक्ष मंत्रिमंडल की रचना करता है। सरकार का अध्यक्ष का मतलब क्या है? वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका का मतलब जो प्रधानमंत्री होता है वह शासन कार्यों को करने के लिए एक मंत्रिमंडल बनाता है। इस मंत्रिमंडल के निर्माण में जो सरकार का अध्यक्ष अर्थात जो प्रधानमंत्री होता है वह पूर्णतः स्वतंत्र होता है। वह जिस भी व्यक्ति को चाहे वह उसे अपने मंत्रिमंडल का सदस्य बना सकता है। इसलिए जो प्रधानमंत्री होता है वह मंत्रिमंडल के निर्माता होता है। यदि प्रधानमंत्री किसी भी कारण से शासन की गतिविधियों से हटता है या हटा दिया जाता है तो मंत्रिमंडल अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह मंत्रिमंडल जिसको प्रधानमंत्री ने स्वयं बनाया, यदि प्रधानमंत्री हट गया तो मंत्रिमंडल भी समाप्त हो गया। तो इस व्यवस्था में क्या है, जो प्रधानमंत्री है वह मंत्रिमंडल की रचना करता है और रचना करने में वह स्वतंत्र होता है, अपने स्वतंत्र विवेक का प्रयोग करता है। यह अधिकार उसका असीमित होता है और इसका प्रयोग करके वह मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। इसके बाद से जो है मंत्रिमंडल सामूहिक संस्था है। 5वां जो विशेषता है उसमें कहा कि जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक संस्था है। मंत्रिमंडल कहें या प्रधानमंत्री कहें या सरकार का अध्यक्ष कहें या वास्तविक कार्यपालिका कहें, ये एक ही चीज है। क्योंकि जो मंत्रिमंडल का निर्माण है प्रधानमंत्री के माध्यम से होता है, बस प्रधानमंत्री की स्थिति मंत्रिमंडलों में एक प्रधान की होती है। वह मंत्रिमंडल की रचना करने के साथ साथ शासन गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए उस मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है, उस बैठक की अध्यक्षता करता है और जो भी देश के संदर्भ में नीतिगत फैसले लिए जाते हैं वो मंत्रियों के माध्यम से वह जानकारी प्राप्त करता है और उन्हें किसी नए कानून के बनाने के लिए निर्देश देता है। कोई भी मंत्रिमंडल अपना कोई भी कानून लाने से पहले उसे कैबिनेट में लाना पड़ता है, उसे प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाना पड़ता है, तब जाके वो व्यवस्थापिका में कानून बनाता है। यह जो मंत्रिमंडल यह एक संयुक्त व्यवस्था, सामूहिक व्यवस्था है। इसका एक सामूहिक रूप है और जैसे ही चूंकि सामूहिक रूप इसलिए बनाया गया है कि देश में एकता स्थापित करना, शासन में सामंजस्य बनाए रखना, यह सामूहिक जो संस्था है जिस रूप में वह काम करेगा। ठीक है। इसके बाद से जो है
मंत्रिमंडल मंत्रीगण जो है सामान्यतः संसद का सदस्य होता है। मंत्रीगण जो छठवां विशेषता, मंत्रीगण सामान्यतः संसद का सदस्य होता है। हम लोग पहले विशेषता में पढ़े कि जो संसद है संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका से निकला होता है और यह संसद व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सामंजस्य बनाने के साथ साथ उस पर नियंत्रण भी स्थापित करता है। तो जो संसद, जो मंत्रीगण है वो अनिवार्यतः संसद के सदस्य होते हैं। जैसे मंत्रीगण जो होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं, लेकिन हो सकता है वो व्यवस्थापिका के सदस्य न हो। कोई भी मंत्री किसी भी व्यक्ति को जो व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं है, प्रधानमंत्री के द्वारा उसे मंत्री बना दिया जाता है और वह मंत्री संसद के वाद विवाद में, संसद की कार्यवाहियों में वो भाग लेता है। इस तरीके से वो संसद का सदस्य बन जाता है। लेकिन संसद का सदस्य लंबे समय तक बने रहना, अपने कार्यकाल तक बने रहना के लिए जरूरी है उसे पुनः 6 महीने के बाद व्यवस्थापिका का सदस्य बनना होगा, अर्थात किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र से उसे निर्वाचित होकर आना पड़ेगा। जब वह व्यवस्थापिका का सदस्य बन जाएगा तो संसद का अस्थायी अंग बन जाएगा। तो मंत्रीगण सामान्यतः संसद के सदस्य हैं, लेकिन व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं भी हो सकते, लेकिन अंततः उसे व्यवस्थापिका का सदस्य कुछ समय के बाद बनाना होता है। तो मंत्रीगण संसद के सदस्य सामान्यतः होते हैं। जो इसकी 7वीं विशेषता है वह है कार्यपालिका राजनीतिक दृष्टि से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी। संसदीय शासन व्यवस्था की सबसे जो महत्वपूर्ण गुण है वह उसमें उत्तरदायित्व की व्यवस्था, जवाबदेही की व्यवस्था। जो कार्यपालिका है वह व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून को प्रचलन में लाता है, उसका शासन के रूप में प्रयोग करता है। कार्यपालिका कानून का मनमानी तरीके से प्रयोग न करे, इसलिए उसकी जवाबदेही संसद में व्यवस्थापिका में तय होती है। कभी भी कार्यपालिका संसद द्वारा निर्मित या व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित किसी भी कानून को मनमानी तरीके से जब प्रयोग करती है तो वह व्यवस्थापिका क्या करती है, उसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा देती है। इसलिए कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व तो रहना पड़ता है, क्योंकि यदि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है तो कभी न कभी उसे व्यवस्थापिका हटा सकती है। हटने के डर से या उसके कार्यकाल व्यवस्थापिका के विश्वास पर निर्भर करता है। इस बात से वह व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है। इन सब विशेषताओं के बाद हम लोग अगली संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता में अगली विशेषता जो 8वां विशेषता है वह है सरकार का अध्यक्ष राज्य के अध्यक्ष को सभा को विघटित करने की सलाह दे सकता है। सरकार का अध्यक्ष और राज्य के अध्यक्ष के बारे में हम लोग जान चुके हैं। सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत संसद की कार्यवाहियों में यदि कोई गतिरोध हो या कार्यपालिका व्यवस्थापिका में किसी विषय पे घनघोर विवाद हो, इस विवाद के समाधान के लिए आवश्यक हो जाता है कि जो प्रधानमंत्री है वह राष्ट्रपति को सलाह देता है कि वह व्यवस्थापिका को क्या करे, भंग कर दे। व्यवस्थापिका के भंग होने के बाद जो विवाद के मुद्दे होते हैं वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। फिर नए निर्वाचन में जाके नया निर्वाचन होता है, नई व्यवस्थापिका का निर्माण होता है। इस तरीके से यह संसदीय शासन व्यवस्था अपने सुचारू रूप से अपने कार्यों को करने लगती है। यह इसकी एक खास विशेषता है। संसद का भंग करना या व्यवस्थापिका को भंग करने का अधिकार संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन यह कार्य वह प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। 9वां विशेषता है संसद इसके संगठक भागों कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से सर्वोच्च रहती है। देखिए जो संसद है वह संसदीय शासन व्यवस्था की एक अद्वितीय निर्माण है, क्योंकि संसद का निर्माण कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के सदस्यों से मिलकर बनता है।
कार्यपालिका व्यवस्थापिका को नियंत्रित करती है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के विश्वास पे ही टिकी रहती है और जिस समय कार्यपालिका अपना विश्वास व्यवस्थापिका के प्रति खो देती है तो समाप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार व्यवस्थापिका को कार्यपालिका नियंत्रित करती है, क्योंकि कार्यपालिका के पास व्यवस्थापिका को भंग करने की शक्ति होती है, इसलिए इन दोनों में समन्वय और सामंजस्य होता है। ऐसी स्थिति में संसद क्या होती है, एक सर्वोच्च स्थिति के रूप में होती है। ठीक है। दूसरी जो विशेषता है वह है कार्यपालिका केवल अध्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका केवल अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो कार्यपालिका होता है, चाहे नाम मात्र का हो या जो वास्तविक कार्यपालिका हो, दोनों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव मतदाता नहीं करते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री को एक संसद सदस्य के रूप में निर्वाचन होता है। बाद में लोकसभा में बहुमत प्राप्त जो दल होता है वह दल अपना एक नेता चुनता है और उसी नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार इस निर्वाचन की व्यवस्था को देखने के बाद ऐसा पता चलता है कि जो हमारी कार्यपालिका है वह जनता के प्रति या निर्वाचक मंडल के प्रति या मतदाता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। ये संसदीय शासन व्यवस्था की एक विशेषता है। राजनीतिक व्यवस्था में संसद सत्ता का केंद्र होती है। राजनीतिक व्यवस्था में जो संसद है वह सत्ता का केंद्र होती है। संसद कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से मिलकर बनी होती है। कार्यपालिका का नियंत्रण व्यवस्थापिका पर होता है, व्यवस्थापिका का नियंत्रण कार्यपालिका पर होता है और संसद संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करती है। कार्यपालिका को भी नियंत्रित करती है और व्यवस्थापिका को भी नियंत्रित करती है। संसद एक राजनीतिक संप्रभु होता है। संसद के आदेशों और निर्देशों का पालन कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों को करना पड़ता है। इस तरीके से जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है उसमें संसद की स्थिति सर्वोच्च होती है। इंग्लैंड की संसदीय शासन व्यवस्था को देखा जाए तो राजनीतिक रूप से और कानूनी रूप से संसद को वहां संप्रभु माना गया। हमारे देश में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, राजनीतिक रूप से संप्रभु है, लेकिन कानूनी रूप से संप्रभु नहीं माना गया है, क्योंकि हमारे यहाँ संप्रभुता जनता में निहित माना गया है। इस तरीके से संसदीय शासन व्यवस्था में संसद सत्ता का प्रमुख केंद्र होता है। अगला जो विशेषता है, कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में जो वास्तविक कार्यपालिका होती है उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। ऐसे तो माना जाता है कि हर सरकार 5 साल चलाई। भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है इसमें सरकार का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन यह कार्यकाल निश्चित नहीं होता। क्यों? क्योंकि व्यवस्थापिका का विश्वास जब तक कार्यपालिका को मिलता है तब तक कार्यपालिका अपना कार्य करते रहता है, सुचारू रूप से करते रहता है। जैसे ही व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति अविश्वास व्यक्त करती है वैसे ही कार्यपालिका भंग हो जाता है। इस तरीके से कहा जाता है कि जो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वास्तव में व्यवस्थापिका के विश्वास पर निर्भर होता है। इसकी कार्यकाल निश्चित नहीं है। ठीक है। अगली विशेषता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। संसदीय शासन व्यवस्था में एक मंत्रिमंडल होता है। प्रत्येक मंत्री को अपना विभाग सौंपा गया रहता है। उस विभाग का प्रबंधन और उत्तरदायित्व एक मंत्री को होता है। उस विभाग का कार्य सही तरीके से चला रहा है कि नहीं चला रहा है, इसकी उत्तरदायित्व वह संसद के प्रति होता है। इस प्रकार कहा जाए कि संसदीय शासन व्यवस्था का एक विशेषता यह भी है, जहां वह सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करता है वहीं यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भी व्यवस्था इसमें होती है। जो संसदीय शासन व्यवस्था की जो अंतिम विशेषता वह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। संसदीय शासन व्यवस्था की मुख्यतः रूप से यदि कहा जाए कि 2 इसके महत्वपूर्ण गुण होते हैं। एक वह कि इसमें उत्तरदायित्व होता है, दूसरा
कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में समन्वय। जब तक कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में समन्वय नहीं होगा तब तक संसदीय शासन व्यवस्था सही से नहीं चल पाएगा। कार्यपालिका व्यवस्थापिका को नियंत्रित करने का अधिकार रखती है और व्यवस्थापिका भी कार्यपालिका को नियंत्रित रखने के अधिकार रखती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका को नष्ट कर सकती है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका को भी नष्ट कर सकती है। दोनों के पास अधिकार एक दूसरे को नष्ट करने के होते हैं। इसके बावजूद भी एक दूसरे को नष्ट न करके एक दूसरे में समन्वय स्थापित करते हैं और इसी समन्वय से संसदीय कार्य जो है सुचारू रूप से चलता है। इसलिए कहा जाता है कि कार्यपालिका संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका और व्यवस्थिका में आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। अब हमारा जो है कुल 14 जो है विशेषताओं का संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर कुल 14 विशेषताओं का हमने चर्चा किया है। अंत में इन विशेषताओं को चर्चा करने के बाद एक निष्कर्ष का फॉर्म भी बता देते हैं कि इसका निष्कर्ष कैसे लिखना है। तो इसका निष्कर्ष लिखते समय हम ये कहेंगे, उपरोक्त विवरण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था की जो उत्तरदायित्व और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में समन्वय और सामंजस्य की जो व्यवस्था है यह इसे अद्वितीय विशेषता प्रदान करता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व सबसे महत्वपूर्ण होता है। निरंकुश तंत्र में, निरंकुश शासन में उत्तरदायित्व का, जनता के प्रति उत्तरदायित्व का 1% जिम्मेदारी नहीं होती है। वहीं संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन की संपूर्ण जिम्मेदारी, ऐसे सिस्टम बनाया गया कि शासन की संपूर्ण जिम्मेदारी जनता के प्रति होती है, मतदाता के प्रति होती है। इस तरीके से संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका है, जो शासक है, कल्पना में भी वह निरंकुश नहीं हो सकती है। जनता का सम्मान और जनता का विकास शासक का प्रमुख ध्येय होगा, क्योंकि उसकी शासन की संपूर्ण जिम्मेदारी जनता के प्रति ही होती है। इस तरीके से जनता का संपूर्ण विकास लोकतंत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति करने का मुख्य उद्देश्य यह संसदीय शासन व्यवस्था के तहत ही पूर्ण होती है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था संपूर्ण गुणों से संपन्न है, इसमें कमियां नहीं है। इसकी एक ही कमी है कि इसमें शासक का कार्यकाल जो है निश्चित नहीं होता है। जनता को चुनाव का सामना बार बार करना पड़ता है और यह बार बार का चुनाव कहीं न कहीं राजनीतिक संकट को भी उत्पन्न करती है। इस कमी के बावजूद भी हम संसदीय शासन व्यवस्था को एक सर्वोत्तम शासन व्यवस्था के रूप में उल्लेख कर सकते हैं। हमारा यह जो है टॉपिक समाप्त हुआ और अगला टॉपिक जो हमारा होगा वह सेकंड पेपर का ही कुछ बचा हुआ टॉपिक है, जैसे संप्रभुता। तो उसकी चर्चा जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।